हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 26 जून 1988 दिन रविवार, मूल हाउस हब्सहैम एयरफील्ड छुट्टियों का दिन था। मूल हाउस एयरफील्ड में भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए थे एक एयर शो को देखने के लिए। तभी एयर फ्रांस का एक बिल्कुल ही नया पैसेंजर विमान पहली बार उड़ान भरते हुए आया। 200 फीट, 100 फीट, 30 फीट लोग इतने बड़े विमान को इतनी कम ऊंचाई में उड़ते हुए पहली बार देख रहे थे। तभी इसके साथ एक गड़बड़ी हो गई और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। घटना के 3 दिन पहले एक बिल्कुल ही नया चमचमाता हुआ एयरबस A320 का विमान एयर फ्रांस एयरलाइन कंपनी को डिलीवर किया गया। दिन था 26 जून 1988। मूल हाउस एयरफील्ड में एक एयर शो हो रहा था। बहुत सारे छोटे छोटे प्लेन्स तरह तरह के स्टंट्स दिखा रहे थे। ठीक उसी दिन एयर फ्रांस के द्वारा A320 मॉडल का पहला कमर्शियल प्लेन लॉन्च किया गया। इसलिए एयर फ्रांस की टीम ने सोचा कि चलो इस एयर शो में भी हिस्सा ले लिया जाए। लेकिन इससे पहले प्लेन को पेरिस एयरपोर्ट से टेक ऑफ करा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बेसल मूल हाउस एयरपोर्ट जाना था। हालांकि इन दोनों एयरपोर्ट का नाम ऑलमोस्ट सेम है, मूल हाउस एयरफील्ड और बेसल मूल हाउस एयरपोर्ट। ये दोनों एयरपोर्ट बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। बेसल मूल हाउस एयरपोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ पैसेंजर्स को लेके एक छोटा सा उड़ान भरना था और मूल हाउस एयरफील्ड के ऊपर से जहां एयर शो चल रहा था वहां बेहद कम एल्टीट्यूड में लगभग 100 फीट के ऊपर से होते हुए रनवे नंबर 02 से अलाइन होकर उड़ना था और फिर धीरे धीरे इंजन के पावर को बढ़ाकर प्लेन को ऊपर उठा लेना था। बेसिकली इस प्लेन को इस एयरफील्ड के ऊपर से बेहद कम एल्टीट्यूड में उड़ते हुए निकल जाना था। यहाँ पर उसे लैंड नहीं करना था। ऐसा करने के लिए काफी एक्सपीरियंस पायलट कैप्टन मिशेल को चुना गया, जो कि 44 वर्ष के थे। इनके पास लगभग 20 सालों का अनुभव था। इसके अलावा 45 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर पीरर थे। इनके पास भी 6 सालों का एक्सपीरियंस था। इन दोनों पायलट्स के अलावा 4 क्रू मेंबर्स और 130 पैसेंजर्स प्लेन में धीरे धीरे सवार होने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के तुरंत बाद इस प्लेन को एयर शो के लिए निकल जाना था। एयर फ्रांस की टीम ने दोनों पायलट को ये बता दिया कि इस एयरफील्ड से लगभग 100 फीट के ऊपर से उड़ान भरना है, लैंडिंग गियर को डाउन कर देना है और प्लेन के स्पीड को जितना कम हो सके उतना कम रखना है, यानी कि मिनिमम फ्लाइंग स्पीड रखना है और मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक। इसे हम थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। दोस्तों, एयरबस A320 जैसे प्लेन्स बहुत ही तेजी से उड़ान भरते हैं। ऐसे में एयर शो को एंजॉय करने के लिए आए लोगों को कुछ ही सेकंड्स मिलेगा प्लेन को देखने के लिए। इसलिए पायलट्स को ये कहा गया कि आपको प्लेन के स्पीड को मिनिमम रखना है और एंगल ऑफ अटैक को मैक्सिमम रखना है। अब थोड़ा एंगल ऑफ अटैक के बारे में भी जान लेते हैं। आपने देखा होगा जब भी प्लेन लैंड करता है तब प्लेन का नोज ऊपर की ओर होता है ताकि अधिक से अधिक एयर प्लेन के बॉडी में अटैक करे या टकराए। ऐसे में प्लेन धीमा होता जाएगा। प्लेन के विंग और प्लेन पर अटैक करने वाली हवा, इन दोनों के बीच के एंगल को ही हम एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ अटैक जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक हवा प्लेन से टकराएगी और जल्दी से जल्दी प्लेन भी धीमा होता जाएगा। बस इसीलिए दोनों पायलट्स को कहा गया था कि प्लेन को लो स्पीड और मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक में उड़ाना है। इसके साथ साथ उन्हें अल्फा फ्लोर को डिसेबल करने को कहा गया। अब ये अल्फा फ्लोर क्या होता है? दोस्तों, जब प्लेन अपने लोअर स्पीड में उड़ रहा होता है तब अगर प्लेन मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक में चला जाए तो वो प्लेन उस कंडीशन में पहुंच जाएगा कि थोड़ा सा भी स्पीड अगर कम हुआ या फिर एंगल ऑफ अटैक थोड़ा सा भी बढ़ जाए तब प्लेन का स्पीड इतना कम हो जाएगा कि उसे लिफ्ट मिलना ही बंद हो जाएगा। फिर क्या, ये प्लेन सीधे नीचे की ओर गिरने लगेगा। इसे हम एविएशन के स्पीड में स्लो स्पीड स्टॉल कहते हैं। स्टॉल की वजह से इतिहास में बहुत सारे हादसे ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए एयरबस कंपनी ने A320 को अल्फा फ्लोर प्रोटेक्शन के साथ लॉन्च किया। इसमें बेसिकली होता ये है कि प्लेन का कंप्यूटर ये सेंस करता है कि प्लेन का नोज यानी कि एंगल ऑफ अटैक कितना है। अगर ये 15 डिग्री से अधिक हो जाए तब प्लेन का कंप्यूटर अल्फा फ्लोर प्रोटेक्शन सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और ये सिस्टम थ्रस्ट लीवर को टोगा पोजीशन में सेट कर देगा।
टोगा यानी कि टेक ऑफ एंड गो अराउंड पोजीशन। इसमें थ्रस्ट लीवर मैक्सिमम पर चला जाता है। इसके बाद प्लेन का इंजन पूरा जोर लगा देता है प्लेन के स्पीड को बढ़ाने के लिए। जब तक प्लेन का स्पीड ना बढ़ जाए तब तक पायलट प्लेन के नोज को 15 डिग्री से और बढ़ा नहीं सकते। इस तरह से ये अल्फा फ्लोर सिस्टम प्लेन को स्टॉल होने से बचा लेता है। नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक और अल्फा फ्लोर प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है। अब आते हैं सीधे अपने कहानी में। दोपहर के करीब 1 बजे 130 पैसेंजर्स के साथ 6 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार होने लगे। धीरे धीरे ये रनवे से रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। अपने प्लान के हिसाब से फ्लाइट 296 2000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच गया। अब पायलट धीरे धीरे इसका एल्टीट्यूड कम करने लगे। कुछ ही देर में ये मूल हाउस एयरफील्ड में पहुंच गया। पायलट ने फ्लैप को 3 में सेट किया, लैंडिंग गियर को डाउन कर दिया। इसके बाद इंजन के थ्रस्ट को 0 यानी कि आइडल कर दिया ताकि प्लेन का स्पीड कम से कम हो सके। इसके बाद अल्फा फ्लोर प्रोटेक्शन सिस्टम को डिसेबल करके पायलट प्लेन के नोज को थोड़ा सा ऊपर करते हुए एयरफील्ड की ओर निकल पड़ा। दोस्तों, ऐसे केस में खतरा ये होता है कि प्लेन का स्पीड इतना कम ना हो जाए कि ये उड़ने के बजाय नीचे गिरने लगे। इसलिए को पायलट को ये जिम्मा दिया गया कि आप इंजन के थ्रस्ट को मैनुअली कंट्रोल करें। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। एयर शो को देखने आए लोग प्लेन के शोर को भी सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि प्लेन का दोनों इंजन आइडल पर था। लेकिन इस प्लेन को साफ साफ देखा जा सकता था। जैसे ही ये प्लेन एयरफील्ड के पास पहुंचा, पायलट के होश उड़ गए। कैप्टन को लग रहा था कि वो रनवे नंबर 2 जो कि कंक्रीट से बना है वो उसके ऊपर उड़ने वाला है। लेकिन नजदीक जाने के बाद उसे पता चला कि उसका प्लेन उसी एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से अलाइन है जो कि किसी कंक्रीट का नहीं बल्कि घास का रनवे है। नाउ बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार इस प्लेन को तो लैंड करना है नहीं, इसे तो रनवे नंबर 2 के ऊपर से उड़ जाना था। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो कंक्रीट का रनवे है या फिर घास का रनवे? प्लेन तो नीचे उतरने वाला है नहीं। वेल दोस्तों, यहाँ पर फर्क पड़ता है। रनवे नंबर 2 कंक्रीट से बना था। मान लो अगर इस प्लेन के साथ कुछ हो जाए, इसका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाए या एंगल थोड़ा सा बढ़ जाए, तो ऐसे में तो प्लेन नीचे गिरेगा ही। इस प्लेन की जान एकदम से गर्दन में आकर अटकी हुई थी। जैसे ही मुंह खोलो काम तमाम। इसीलिए एक सेफ्टी मार्जिन भी तय किया गया था कि अगर ये प्लेन कंक्रीट के रनवे के ऊपर से उड़ान भरता है और इन केस अगर प्लेन को कुछ हो जाए तो ये सीधे रनवे पर गिरेगा नहीं बल्कि लैंड करेगा। इसलिए तो पायलट्स को पहले ही कह दिया गया था कि आपके प्लेन का लैंडिंग व्हील नीचे होना चाहिए, भले ही आप लैंड ना करें। लेकिन अफसोस वो गलत रनवे से अलाइन हो चुके थे जो कि घास का रनवे था। हल्के प्लेन तो आसानी से घास के मैदान में लैंड कर सकते हैं, लेकिन एयर फ्रांस फ्लाइट 296 जैसे भारी भरकम बड़े प्लेन्स को घास के रनवे में सही सलामत लैंड करा पाना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या इस प्लेन में हो गई। यहाँ के इस छोटे से एयरपोर्ट में ऑलरेडी एक कंक्रीट का रनवे मौजूद था, इसलिए ज्यादातर प्लेन्स घास के रनवे का इस्तेमाल नहीं करते थे। इसलिए इस घास के रनवे के आगे जो जंगल था वहाँ के लंबे लंबे पेड़ों की कटाई नहीं हो रही थी, जबकि कंक्रीट के रनवे को और रनवे के दोनों छोर में जंगलों की कटाई होती रहती थी ताकि कोई भी प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कोई पेड़ से ना टकरा जाए। यानी कि एयर फ्रांस फ्लाइट 296 एक बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा था। इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए पायलट्स को ये पता ही नहीं चला कि इस प्लेन का एल्टीट्यूड, जिसे ग्राउंड से करीब 100 फीट ऊपर होना चाहिए था, वो नीचे आते आते 30 फीट पर आ गया। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्लेन अपने मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक में उड़ रहा था। यानी कि पायलट प्लेन को ऊपर ले जाने के लिए प्लेन के नोज को थोड़ा सा ऊपर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही प्लेन का नोज और ऊपर जाता एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाता और ये प्लेन और भी धीमा होकर अपने मिनिमम स्पीड से भी कम हो जाता। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है तब प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है और इसे हम स्टॉल के नाम से जानते हैं। पायलट्स के सामने बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही थी।
पहले तो गलत डायरेक्शन में चले जाना, अचानक से प्लेन का एल्टीट्यूड कम हो जाना और आगे लंबे लंबे पेड़ों वाला जंगल। अब करे तो क्या करे, जाएं तो कहां जाएं। देखते ही देखते प्लेन 30 फीट की ऊंचाई को मेंटेन करते हुए घास के मैदान को पार करते हुए जंगल की ओर जाने लगा। ऐसे कंडीशन में पायलट के पास बस एक ही ऑप्शन बच जाता है, प्लेन का इंजन जो 0% पर था उसे फुल करके 100% पर कर देना। यहाँ पर को पायलट ने चिल्लाते हुए कहा कि सर टोगा पावर। तुरंत ही इंजन के थ्रस्ट को आइडल से मैक्सिमम कर दिया गया। शांत इंजन में अचानक से तेज आवाजें आने लगी और अगले 3 सेकंड्स में ही ये प्लेन जंगलों के बीच में समा गया। पेड़ों को तोड़ते हुए ये कई मीटर दूर चला गया। इसे हम इस रियल इमेज में भी देख सकते हैं। प्लेन का राइट विंग उखड़ के अलग हो गया और फ्यूल जंगल में फैलता चला गया और फिर हुआ एक धमाका। प्लेन का फ्यूल टैंक विंग्स में ही होता है जो कि टूट के अलग हो चुका था, इसलिए जिस हिस्से में पैसेंजर्स बैठे थे आग अभी वहां पर नहीं लगी थी। जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकलने लगे, लेकिन प्लेन का जो लेफ्ट डोर था वो पेड़ों की टहनियों के कारण ब्लॉक हो गया। सारे दरवाजे ना खुलने की वजह से प्लेन में काफी धक्का मुक्की का माहौल बन गया कि पहले मैं निकलूंगा। इन सारे पैसेंजर्स में से एक हैंडीकैप बच्चा भी था, वहीं एक छोटी सी लड़की भी थी जिसे सीट बेल्ट भी खोलना नहीं आता था, या मे भी उसका सीट बेल्ट अटक गया हो। अब तक आग प्लेन में भी लग गई। उस छोटी लड़की के बगल के सीट में उसका भाई बैठा था, पर जैसे ही उसने अपने सीट बेल्ट को खोला पीछे से आ रही लोगों की भीड़ ने उसे धकेल कर आगे ले गया। अब प्लेन में काला धुआं भरने लगा। पैसेंजर्स बाहर तो निकल गए, पर वो हैंडीकैप बच्चा और वो छोटी लड़की अभी भी प्लेन के अंदर फंसी हुई थी। एक लेडी जो दरवाजे से निकलने ही वाली थी, उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। शायद उसके अंतरात्मा ने ये इजाजत नहीं दिया कि उस लाचार बच्ची को जो अपने सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश कर रही थी उसे उसी हालत में मरता हुआ छोड़कर भाग जाए। इसलिए वो भागने के बजाय वापस प्लेन के अंदर घुस गई और उस बच्ची के सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करने लगी, पर अफसोस ऐसा हो ना पाया। आग का एक विशालकाय गुब्बार उठा और प्लेन के अंदर फंसे तीनों लोगों की जान चली गई। फाइनली 2 लोगों के साथ साथ उस लेडी की भी जान चली गई। इस हादसे में 130 लोग जिंदा निकल गए। ये एक दिल दहला देने वाला हादसा था। इन्वेस्टिगेशन की टीम अब ये पता लगाने में लग गए कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो कैसे हुई। कैसे एक बिल्कुल ही नया चमचमाता हुआ विमान अपनी पहली ही यात्रा में क्रैश हो गया, जिसे 100 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ान भरना था, वो कैसे अचानक से 30 फीट पर आ गया। आइए पता लगाते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट से। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में अधिक प्रॉब्लम नहीं होने वाला था, क्योंकि दोनों पायलट्स जिंदा थे। दोनों से पूछताछ के बाद एक शॉकिंग बात पता चली। किसी भी एयर शो में जाने से पहले पायलट्स उस जगह के बारे में पता लगाते हैं, उसे समझते हैं और फ्लाइट की प्रैक्टिस भी करते हैं। तब जाकर वो ऐसे हैरत अंगेज कारनामे दिखा पाते हैं। लेकिन एयर फ्रांस फ्लाइट 296 के दोनों पायलट को उड़ान के महज कुछ ही घंटे पहले ये बताया गया था कि आपको ऐसा भी कुछ करना है, यानी कि दोनों पायलट्स इस एयर शो के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। उन्हें इस एयरपोर्ट के बारे में भी पता नहीं था कि एयरपोर्ट में कितना रनवे है, किस डायरेक्शन से हमें जाना है, और सबसे बड़ी बात कि एयरपोर्ट के आसपास जंगल है जिसके पेड़ों की ऊंचाई काफी अधिक है। एयर फ्रांस की टीम की लापरवाही यहीं पर खत्म नहीं होती। उन लोगों ने पायलट को कोई नक्शा भी नहीं दिया। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि एयरपोर्ट किस डायरेक्शन में है। बस पायलट को ये बताया गया था कि आपको टेक ऑफ करके 2000 फीट के एल्टीट्यूड में जाना है। वहां से थोड़ा सा राइट की ओर मुड़ोगे तो आपको एयरपोर्ट दिख जाएगा। वहां पर 100 फीट के एल्टीट्यूड में एज पॉसिबल स्पीड को स्लो रखना है। यही वजह है कि एयरबस A320 जैसे हाईली कंप्यूटराइज्ड प्लेन होने के बावजूद भी पायलट प्लेन को मैन्युअली फ्लाई कर रहे थे। वो अपनी आंखों से देखकर ये अंदाजा लगा रहे थे कि कहां पर प्लेन का एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए, इसे किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। इसीलिए ये प्लेन उस कंक्रीट के रनवे के सीध में जाने के बजाय घास वाले रनवे की ओर निकल पड़ा, जिसके आखिर में था जंगल और लंबे लंबे पेड़।
प्लेन का एल्टीट्यूड 100 फीट होना चाहिए था, जबकि ये नीचे आकर 30 फीट में उड़ान भरने लगा। इन्वेस्टिगेशन की टीम को इसका कोई पुख्ता कारण नहीं मिला, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मैनुअली प्लेन को इतने कम एल्टीट्यूड में मेंटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्लेन का नोज थोड़ा सा ऊपर होता है जबकि प्लेन का टेल नीचे, इसलिए प्लेन के अगले और पिछले छोर में एल्टीट्यूड भी अलग अलग होता है। प्लेन का एंगल अधिक ऊपर होने की वजह से, यानी कि मैक्सिमम एंगल ऑफ अटैक होने की वजह से पायलट्स को नीचे का व्यू नहीं दिख रहा होगा, में भी उन्हें जंगल नहीं दिख रहा होगा। प्लेन ऑटो पायलट पर था नहीं कि एक्यूरेसी से ये 100 फीट पर उड़ान भरता रहे, न 1 फीट ऊपर न 1 फीट नीचे। यही वजह है कि उन्हें ये अंदाजा नहीं हुआ होगा जब तक कि उन्होंने डिस्प्ले पर नहीं देखा। इसके अलावा प्लेन का स्पीड बहुत कम था और प्लेन के एल्टीट्यूड को बढ़ाने के लिए, जंगलों के ऊपर से प्लेन को उड़ाने के लिए प्लेन के इंजन के थ्रस्ट को बढ़ाना पड़ता, लेकिन ये इंजन आइडल पर था। जैसे ही पायलट्स को ये एहसास हुआ कि प्लेन में मुसीबत आने वाली है, तभी को पायलट ने लीवर को मैक्सिमम कर दिया। लेकिन जब प्लेन का इंजन आइडल पर होता है और उसे मैक्सिमम किया जाता है, तो इंजन को मैक्सिमम पावर तक जाते जाते थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है। अगर इसका इंजन 60% पर होता और इसे मैक्सिमम कर दिया जाता, तो पलक झपकते ही इंजन का स्पीड बढ़ जाता और एक बड़ा हादसा टल सकता था। इंजन के पावर को आइडल से मैक्सिमम पर जाने के लिए लगभग 5 से 6 सेकंड्स का वक्त लगता है। ये 5 से 6 सेकंड सुनने में बहुत कम लगता हो, लेकिन एक ऐसा प्लेन जो 3-4 सेकंड्स में गिरने वाला है, उसके लिए 5 से 6 सेकंड्स भी बहुत लंबा वक्त होता है। फाइनली इतने सारे मिस्टेक्स के बाद ये प्लेन सीधे जंगलों में जाके क्रैश हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार प्लेन लो एल्टीट्यूड पर था, जहां आगे जंगल था और लंबे लंबे पेड़ मौजूद थे। स्पीड और एंगल ऑफ अटैक काफी कम था। इंजन का स्पीड आइडल पर था और टोगा स्विच एक्टिवेट करने में देरी हो गई। इन सारी गलतियों की वजह से एक बिल्कुल ही नया विमान अपनी पहली ही यात्रा में क्रैश हो गया। तो फिलहाल इस केस स्टडी में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।